हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर हमारे देश पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए जिसमें हमारे देश की पूरी लीडरशिप खत्म हो जाए, ना कोई नेता बचे ना कोई गवर्निंग बॉडी, तो ऐसे में हमारा देश कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? हमारी आर्म्ड फोर्सेज किसके ऑर्डर्स मानेंगी? क्या न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए हमारे देश ने कोई तैयारी की भी है? और हमारे पास न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे न्यूक्लियर अटैक होने के समय कम से कम नुकसान हो सके? बस यही सब जानेंगे इस वीडियो में। देखो, भविष्य में अगर इंडिया और चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर भिड़ जाते हैं और बात न्यूक्लियर अटैक तक आ जाती है, तो तिब्बत से चाइना की न्यूक्लियर मिसाइल को इंडिया की मेन लैंड को हिट करने में मात्र 8 से 9 मिनट ही लगेंगे। अब अगर ऐसी स्थिति है तो भारत के पास अपनी रक्षा के लिए क्या क्या चीजें हैं? पर इससे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर हमारे दुश्मन के पास हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए क्या क्या हथियार मौजूद हैं। देखो, दुश्मन के पास हमारे देश पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और टैक्टिकल डिलीवरी सिस्टम मौजूद है। अब सवाल आता है ये कि इन चारों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? तो सबसे ज्यादा खतरनाक है बैलिस्टिक मिसाइल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा खतरनाक तो हाइपरसोनिक मिसाइल को होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आइए समझाता हूं क्यों। देखो, एक बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से, पानी के नीचे से यानी सबमरीन से उड़कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 1000 किलोमीटर ऊपर जाएगी, फिर स्पेस में ग्लाइड करेगी और मैक 24 की स्पीड से धरती की तरफ आएगी। और इस रफ्तार पर इसको रोकना नामुमकिन है, मतलब लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को लेकर उड़ती है। शॉर्ट में कहूं तो बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ये एक साथ लेकर उड़ सकती है, यानी एक मिसाइल के ऊपर बैठे वॉरहेड किसी भी देश के अलग अलग कोनों पर जाकर गिरेंगे। उदाहरण के लिए चाइना के DF-41 अकेली पूरे भारत को टारगेट कर सकती है। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल ज्यादा खतरनाक क्यों नहीं है? उसकी रफ्तार तो बहुत तेज है। अब अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो जो मिसाइल अभी तक डेवलप हुई है उनकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल के जितना भारी भरकम न्यूक्लियर माल मसाला लेकर नहीं उड़ सकती। और तीसरा ये कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अभी भी परफेक्ट नहीं है, यानी अब तक इसके जितने भी ट्रायल किए गए हैं उसमें से आधे से ज्यादा फेल हो चुके हैं। और आखिरी कारण ये कि अकेली हाइपरसोनिक मिसाइल पूरे देश को एक साथ टारगेट नहीं कर सकती, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ये कर सकती है। वैसे भारत प्रोजेक्ट विष्णु के अंडर अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जिसकी रेंज लगभग 1400 किलोमीटर और रफ्तार मैक 8 से थोड़ी सी ऊपर होगी, यानी ध्वनि की रफ्तार से लगभग 8 गुना से थोड़ा ज्यादा। इसके अलावा भारत ब्रह्मोस 2 यानी ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन को भी डेवलप कर रहा है, मतलब हम भी ज्यादा पीछे नहीं है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में यह सवाल भी आ सकता है कि जब हमने सर्वगुण संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल बना ली तो हमने आखिर क्रूज मिसाइल क्यों बनाए होंगे? देखो, बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे बड़ी कमी यह है कि वो रेडार से छुप नहीं सकती, रेडार उसे पकड़ ही लेगा। अब क्यों पकड़ लेगा, कैसे पकड़ लेगा, ये बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस ये जान लो कि क्रूज मिसाइल के पास न्यूक्लियर माल मसाले को ले जाने के अलावा रेडार से छुपने की पावर भी होती है। आपने ये चीज बार बार सुनी होगी कि ब्रह्मोस को रेडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन ही है, मतलब जो रेडार अभी तक डेवलप हुए हैं वो ब्रह्मोस को इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाते। लेकिन ब्रह्मोस में आखिर ऐसा खास क्या है? तो भाई साहब, ब्रह्मोस जो है वो सतह के बहुत नजदीक रहकर उड़ती है, यानी कि लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है। और ये लो एल्टीट्यूड वाली सरफेस रेडार के ब्लाइंड जोन में आती है, यानी कि लो एल्टीट्यूड पर रेडार उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। इसके अलावा ये उड़ते हुए अपने रास्ते को बार बार बदल भी सकती है। इसे आप जमीन से उड़ा लो, फाइटर प्लेन से फायर कर लो, सबमरीन से चला लो, यहां तक कि शिप से भी फायर कर सकते हो। और यही वो कारण है जिनकी वजह से क्रूज मिसाइल बनाए गए। अब इसके बाद आती है चौथी चीज, जो कि है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। देखो, पूरी दुनिया में 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब ये जान लेते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्स आखिर होते क्या हैं। तो देखो, ये आप न्यूक्लियर बॉम्ब का छोटा वर्जन मान लो, जिसे तोप के गोले में या किसी छोटी मोटी मिसाइल पर रख के फायर किया जा सकता है। ज्यादातर इसका प्रयोग किसी देश की सेना, उसके कमांड सेंटर या बहुत छोटे से एरिया में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए किया जाता है। मतलब इससे किसी देश का शहर तो तबाह नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर फॉलआउट जरूर होगा, पर छोटे स्तर पर। अब जरा जानते हैं कि हमारी रक्षा के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो देखो जी, दुश्मन के मिसाइल खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस, आकाश एयर डिफेंस, XRSAM, आकाश NG, बराक 8। इसके अलावा DRDO का BMD फेज 1, फेज 2 और रीसेट, GSAT और MESAT नाम की सैटेलाइट्स पर काम चल रहा है, मतलब ये डेवलपिंग फेज में है। अब ये सारी चीजें भारत की रक्षा कैसे करेंगी? आइए इनको एक अटैक के सिनेरियो से समझते हैं। मान लेते हैं कि चाइना ने अपनी DF यानी कि डोंगफेंग 17 को दिल्ली के ऊपर फायर कर दिया, तो हमारे पास रिएक्ट करने के लिए मात्र 7 से 9 मिनट का समय ही होगा। अब सबसे पहली चीज आती है मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि मिसाइल
के लॉन्च होते ही रीसेट, एमीसेट और ग्राउंड बेस्ड रेडार एक्टिव हो जाएंगे। अब ये रीसेट क्या चीज है? तो ये होता है रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। मतलब ये हर पल धरती की फोटो लेता रहता है और जब सारे ऑप्टिकल सैटेलाइट फेल हो जाते हैं, यानी अंधेरा हो, धुआं हो, धूल हो या बादल ही क्यों ना हो, कोई भी चीज इससे फोटो लेने से नहीं रोक सकती। अब अगर दुश्मन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेगा तो ये उसे पकड़ लेगा। लेकिन आखिर क्यों पकड़ लेगा? देखो, बैलिस्टिक मिसाइल है ही ऐसी कि उसका छुपना लगभग नामुमकिन है। उदाहरण के लिए अग्नि 5 8000 किलोमीटर तक उड़ सकती है, लगभग 50,000 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ सकती है। ये 18 मीटर लंबी और 2 मीटर मोटी है। इसका साइज ही इतना बड़ा है कि ये चाहकर भी रेडार से छुप नहीं सकती। इनके साइज और भारी भरकम न्यूक्लियर मसाले को लेकर उड़ने की क्षमता के कारण इन्हें कॉन्टिनेंट किलर कहा जाता है। ये मिसाइल छोटा मोटा एरिया नहीं बल्कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती है। अब जब इतनी भारी मिसाइल उड़ेगी तो इसके जो एग्जॉस्ट से फ्लैश निकलेंगे वो रेडार पर विजिबल हो जाएंगे। उन्हें सैटेलाइट भी ट्रैक कर लेगा और ये डाटा फिर डीआरडीओ और आर्म्ड फोर्सेस के पास चला जाएगा। अब बात करते हैं एमीसैट की। तो देखो जी, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। मतलब ये कोई फोटो वगैरह नहीं उतारते, लेकिन ये दुश्मन के रेडार, उनके एयर डिफेंस और मिसाइल को ट्रैक करने में मदद करता है। कैसे करता है? ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और जैमिंग फ्रीक्वेंसीज का पता लगाता है और ये काम करने के लिए इसको हमेशा स्पेस में मौजूद रहना पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम फेल कर जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी सूरत में हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारा अवाक्स और दूसरा है ग्राउंड बेस्ड रेडार्स। अगर न्यूक्लियर थ्रेट कंफर्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की 3 एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं, जिसमें पहला है बीएमडी कंट्रोल कमांड, फिर है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सब शामिल हैं। इसे दिसंबर 24, 2019 में बनाया गया था। और तीसरी एजेंसी है स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स। अब जैसे ही मिसाइल लॉन्च कंफर्म होता है कि कोई मिसाइल हमारी धरती को हिट करने वाली है, तुरंत इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम और डीआरडीओ का बीएमएस यानी कि बैटल मैनेजमेंट सिस्टम ये एक्टिव हो जाते हैं। अब इनका काम है सबसे पहले ये पता लगाना कि मिसाइल न्यूक्लियर है या नहीं, क्या ये MIRV है यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियर मसाले को लेकर उड़ रही है, कहीं ये कोई डिकॉय तो नहीं, मतलब दुश्मन ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए एक मिसाइल फायर कर दी हो और उसका असली टारगेट कहीं और हो। और इसके अलावा आखिर इस मिसाइल का टारगेट क्या है, ये शहर को हिट करेगी या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट करेगी, आखिर ये जा कहां रही है, ये सारी चीजें पता लगाई जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है टारगेट असाइनमेंट, यानी कि कौन सा मिसाइल इंटरसेप्टर यूज होगा, क्या हम आकाश डिफेंस को यूज करेंगे या S-400 को यूज करेंगे या पृथ्वी एयर डिफेंस को यूज करेंगे, इसके अलावा किस बैटरी को एक्टिवेट करना है। फिर ये डिसाइड होगा कि आने वाली मिसाइल को कहां पर टारगेट करना है, मतलब मिड कोर्स फेज में या टर्मिनल फेज में, यानी कि जब मिसाइल स्पेस में हो तब या जब मिसाइल गिर रही हो तब। देखो, बड़ी ही मजेदार चीज है, जब मैंने आपको ये बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल रेडार से बच नहीं सकती, तब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर ये रेडार से बच नहीं सकती तो आखिर इसका फायदा क्या है, मतलब इसको तो कोई भी पकड़कर निपटा देगा। नहीं, आइए थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो, इसको मार गिराने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि जब ये उड़ने वाली हो या इसे उड़ाने की तैयारी की जा रही हो तभी इसे मार गिराओ। अब ऐसा करने के लिए आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो बॉर्डर के बहुत नजदीक होना चाहिए या इस मिसाइल की लॉन्चिंग साइट के नजदीक होना चाहिए। अब सवाल आता है ये कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो देखो, इस मिसाइल को स्पेस में पहुंचने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। ये 3 मिनट के टाइम में स्पेस में पहुंच जाएगी और आपके रेडार एक लिमिट तक ही इसको ट्रैक कर सकते हैं, उसके बाद ये उनकी रेंज से बाहर निकल जाएगी। और ये 2 से 3 मिनट की विंडो इतनी कम है कि यहां पर इसको मार गिराना मतलब बहुत मुश्किल है। अब चलते हैं स्पेस में। तो भाई साहब, स्पेस में आपको लगभग 25 मिनट की एक विंडो मिलेगी जहां पर आप इसे टारगेट करके हिट कर सकते हो। लेकिन सवाल आता है ये कि आपका कोई भी रेडार इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। तो जब कोई रेडार इसको स्पेस में ट्रैक ही नहीं कर सकता तो पकड़ोगे कैसे और मारोगे कैसे? इसके बाद आता है टर्मिनल फेज, यानी कि जब ये धरती की तरफ आती है, अब उस समय इसकी रफ्तार 24 मैक के पास होगी, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 24 गुना तेज। अब यहां पर आपके पास सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम होगा कि आप इसको टारगेट करो और हिट कर लो। और अगर यहां चूक हुई तो न्यूक्लियर स्ट्राइक को कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब जरा आप ये भी सोचो कि अगर ये मिसाइल MIRV यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर चल रही होगी तो आप कितनों को टारगेट कर लोगे? 1 को गिरा लोगे, 2 को गिरा लोगे, बाकी तो जाके हिट करेंगे। यानी कि न्यूक्लियर स्ट्राइक तो कंफर्म है, उसको रोका नहीं जा सकता। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल इतनी इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं कि चाइना से न्यूक्लियर स्ट्राइक कंफर्म हो गया है, तो अब 3 स्टेज में सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल इनिशिएट हो जाएगा। यानी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस चीफ, कोर कैबिनेट को अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब भारत के पास ये है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी लॉकडाउन, ताकि अफवाहें ना फैले, ये भी लागू हो
जाएगी। फिर दूसरे फेज में पब्लिक अलर्ट मोबिलाइजेशन होगा, यानी कि लोगों के फोन पर एसएमएस आएंगे, रेडियो पर क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी चीजें लोगों को समझाई जाएंगी। टीवी चैनल्स, एयर रेड सायरन्स, सभी चीजें अपने अपने स्तर पर लोगों को गाइड करेंगी। इसके अलावा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस को न्यूक्लियर बंकर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। फिर पूरे देश के हॉस्पिटल्स को रेडिएशन इमरजेंसी मोड में डाल दिया जाएगा, यानी कि वहां पर एंटी रेडिएशन ड्रग मतलब पोटेशियम आयोडाइड और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मिलिट्री मेडिकल कॉर्प्स को मोबिलाइज किया जाएगा, यानी जगह जगह पर पहुंचाया जाएगा। फिर तीसरा फेज आता है अटैक के बाद, यानी कि स्ट्राइक के बाद। इसके बाद डैमेज असेसमेंट होगा, ये देखा जाएगा कि दुश्मन ने हमारा कितना नुकसान किया है। अब ऐसी स्थिति में देश में लूटपाट ना हो, इसके लिए आर्मी को सड़कों पर उतार दिया जाएगा। अब इन सारी चीजों के बाद भारत करेगा रिटेलिएट, यानी कि जवाब देगा, न्यूक्लियर जवाब देगा। लेकिन एक पल के लिए मान लो कि न्यूक्लियर अटैक में हमारी पूरी लीडरशिप यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी के सभी नेता मारे जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में हमारा देश क्या करेगा? क्या उसकी भी कोई प्रोटोकॉल होती है? तो हाँ, बिल्कुल होती है। इसे कहा जाता है डीकैपिटेशन स्ट्राइक रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल, यानी कि जब किसी देश की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी जाती है तो उस देश का जो ऑटोनॉमस रेस्पॉन्स होता है उसे डीकैपिटेशन स्ट्राइक रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब मैं इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं इंडिया इस चीज को फॉलो करता है या नहीं, पर उम्मीद है कि ऐसा करता होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफेंस एनालिस्ट, ऐसी स्थिति में जब हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप वाइप आउट हो जाएगी, मारी जाएगी, तो डिफेंस फोर्सेस के पास सील्ड प्री डिफाइंड ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि पहले से लिखे हुए ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि देश का न्यूक्लियर आर्सेनल मिलिट्री हाई कमांड के हाथ में चला जाएगा। तो अब 2 मैन रूल लागू होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड फायर होगा। अब डीआरडीओ देशवासियों को और बाकी देशों को यह संदेश भेजेगा कि भारत ने न्यूक्लियर स्ट्राइक के बदले में रिटेलिएट कर दिया है। लेकिन एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी मिलिट्री कमांड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में हमारा देश क्या करेगा? देखो, क्या करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हमारे पास भी रशिया की तरह डेड हैंड स्टाइल में कोई सीक्रेट पॉलिसी एग्जिस्ट करती हो जिसके बारे में हमें ना पता हो। मतलब हो सकता है, मतलब अगर कोई हमारे देश को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा तो फिर तो सभी को लेकर डूबेंगे हम भी। तो ये तो होगी वो सारी चीजें अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, मतलब सक्सेसफुल न्यूक्लियर अटैक हमारे ऊपर होता है तो हमारा देश कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या हम किसी तरीके से न्यूक्लियर अटैक को रोक सकते हैं? तो उसका जवाब है कि हाँ, मतलब कुछ हद तक न्यूक्लियर अटैक को रोका जा सकता है अगर हम अपने सिक्योरिटी गैप्स को फिल कर दें। तो देखो, पहली समस्या है कि भारत के पास कोई भी स्पेस बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास है, जिसका नाम है SBIRS। ये स्पेस में एंटर करती हुई बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि ऐसी स्थिति में उस मिसाइल को मार गिराने के लिए 25 मिनट की विंडो मिल जाएगी, जो कि बहुत है। लेकिन भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम अभी एक्टिव नहीं है। अब इसका इलाज है कि इसरो को डीआरडीओ के साथ मिलकर स्पेस बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा भारत के पास कोई भी रियल टाइम AI बेस्ड इंटरसेप्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। मतलब आज भी हम मैनुअल बेस्ड कमांड सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब कोई मिसाइल हमारे रडार पर दिखेगी तब उसे ह्यूमन वेरिफिकेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब जब कोई वेरीफाई कर देगा कि भाई मिसाइल लॉन्च हुआ है, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज होती है कि जब तक हम ये वेरीफाई करेंगे कि मिसाइल लॉन्च हुई है तब तक तो वो आके ऊपर गिर जाएगी। अब इसके सॉल्यूशन के रूप में भारत को AI बेस्ड मिसाइल डिफेंस ग्रिड को बनाना चाहिए, जो थ्रेट को डिटेक्ट करेगा, उसे टारगेट करेगा और मिली सेकेंड्स के अंदर ऑटोनोमसली रिस्पॉन्ड करेगा। इसके अलावा हमारे देश में सिविल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी भारी कमी है। मतलब मेट्रो सिटीज में रेडिएशन बंकर नहीं है, जगह जगह पर सायरन्स और पब्लिक प्रोटोकॉल नाम की चीजें भी नहीं है। अगर पॉपुलेशन पैनिक कर जाए तो न्यूक्लियर स्ट्राइक से ज्यादा मौतें तो अफवाह से ही हो जाएंगी, लोग भगदड़ में मारे जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में भारत को सिविल न्यूक्लियर डिफेंस एक्ट को लागू कर देना चाहिए, जिसमें हर शहर में एक न्यूक्लियर बंकर बनाना मैंडेटरी होगा। जगह जगह सायरन लगाए जाएंगे, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि न्यूक्लियर स्ट्राइक की स्थिति में उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है ताकि पैनिक ना हो। इसके अलावा हर बंकर में एयर फिल्ट्रेशन, 10-15 दिन का खाना, मेडिसिन सप्लाई और बायो टॉयलेट्स की सुविधा भी होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड में 100% पॉपुलेशन के लिए न्यूक्लियर बंकर बनाए जा चुके हैं। अब भारत के सामने अगली परेशानी आती है MIRV, यानी अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल 5-10 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर आ गई तो DRDO के द्वारा बनाया गया BMD फेज 1 सिर्फ सिंगल टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है और ये सिस्टम मल्टीपल वॉरहेड्स के सामने फेल हो जाएगा। यानी हमारे देश को BMD फेज 2 की जरूरत है, जिसमें एक मल्टी वॉरहेड ट्रैकिंग रेडार होगा और AI ऑटोनोमस सिस्टम। इसके अलावा भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। चाइना के डोंगफेंग 17 जैसे मिसाइल अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी और हाइपरसोनिक स्पीड पर इंडिया को हिट कर सकते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए हमें हाइपरसोनिक डिटेक्शन रेडार बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें भारत के डायरेक्ट एनर्जी वेपन प्रोग्राम को भी तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा।
पड़ेगा, जिसमें हाई प्रिसिशन लेजर्स जैसे कि काली प्रोजेक्ट, इनको भारी फंडिंग देनी पड़ेगी। ये तो हो गए वो गैप्स जो कि हमारे सिक्योरिटी में इस टाइम है, जिन्हें दूर करने का सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर न्यूक्लियर अटैक इनएविटेबल हो, यानी कि न्यूक्लियर अटैक होगा ही होगा, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए हमारी सरकार को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, आइए जरा उन्हें डिस्कस करते हैं। लोग न्यूक्लियर सायरन अलर्ट सिस्टम और रेस्पॉन्स ड्रिल नहीं जानते, और भारत में अफवाह न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। यानी हमें इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन स्कूल बुक्स और मोबाइल एप्स के जरिए लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। हमें कोई ना कोई सुरक्षा भारत ऐप जैसा कोई चीज बनानी पड़ेगी, जिसमें न्यूक्लियर स्ट्राइक के समय अलर्ट, सेफ लोकेशन पे पहुंचने का रास्ता यानी कि मैप वगैरह और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। हर स्कूल कॉलेज में एनुअली न्यूक्लियर ड्रिल्स को मैंडेटरी कर देना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने ये तो कह दिया कि मेट्रो स्टेशंस को न्यूक्लियर बंकर की तरह इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुसीबत आने पर आप एक ऐसी फैसिलिटी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे देश में पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये सिखाना पड़ेगा कि न्यूक्लियर इमरजेंसी में किस तरीके से रेडिएशन आइसोलेशन वार्ड्स बनाने हैं, लेड लाइन सूट्स क्या होते हैं और एंटी रेडिएशन मेडिसिन को किस तरीके से दिया जाना है। इसके अलावा पोस्ट अटैक रिकवरी, रेस्क्यू और डीकंटेमिनेशन, इस काम के लिए भी गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी चाहिए। हमारे देश को नेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी फोर्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के दोनों तरफ हमारे न्यूक्लियर एडवर्सरीज हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे स्टेप्स भी उठा सकते हैं जिसकी वजह से शायद हमारा दुश्मन हमारी ताकत को देखकर हम पर कभी न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में सोचे ही ना। और ऐसा तभी होगा जब भारत पब्लिकली अग्नि 5 और अग्नि 6 की कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करे, ताकि दुश्मन को एक क्लियर मैसेज जाए कि हमारे पास क्या क्षमता है। इसके अलावा हमें अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में भी चेंज लाने की जरूरत है। अगर हम उसे पूरी तरह ना भी बदलना चाहें तो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की लाइन ही जोड़ दो, जिससे दुश्मन को एक साफ संदेश चला जाएगा कि अगर भारत को यह पता लगा कि उसके ऊपर हमला हो रहा है तो वो पहले हमला कर सकता है। इन सारी चीजों के अलावा हमें स्पेस बेस्ड मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम की भी जरूरत है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा भारत अपनी एग्रेसिव पोस्चरिंग को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटो रिटेलिएशन लूप को भी बना सकता है। यानी कि अगर हम पर हमला होता है और कुछ भी नहीं बचता तो भारत के सारे मिसाइल्स, सारे न्यूक्स अपने आप ही उड़कर दुश्मन पर जा गिरेंगे। इन सारी चीजों के अलावा भारत अपनी ताकत को दिखाने के लिए एंटी सैटेलाइट वेपन जो कि हम बना चुके हैं और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि हमारा देश जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतनी ही ज्यादा शांति इस रीजन में बनी रहेगी। इन सारी चीजों के अलावा हमारे नेताओं को अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को थोड़ा सही करने की जरूरत है। जिन लोगों के हाथ में पावर है उन्हें अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज के साथ बोलना चाहिए। गोलमोल बातों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साफ शब्दों में कहना चाहिए कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम दुश्मन का पूरा राष्ट्र खत्म कर देंगे। इन सारी चीजों के अलावा पब्लिक के मोराल को बूस्ट करने के लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए जिसमें भारत की ताकत को दिखाया जाए। इसके साथ दुनिया को एक साफ संदेश जाना चाहिए कि भारत के लिए रेड लाइन क्या है। इन चीजों के अलावा भारत को नेशनल इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन भी चाहिए, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साइबर, न्यूक्लियर, स्पेस और सिविल डिफेंस सबको कंबाइन करके एक डॉक्ट्राइन बनाया जाए। संविधान में बदलाव करके इस डॉक्ट्राइन को मानने के लिए भविष्य में आने वाले सभी प्रधानमंत्रियों को बाध्य कर दिया जाए। लेकिन ये सब करके हमें फायदा क्या होगा? तो देखो, इससे सभी सेक्टर्स को यूनिफाइड ऑपरेशनल कमांड मिलेगी, रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा, इमरजेंसी में कंफ्यूजन और डिले नहीं होगा। इससे हमें प्री ऑथराइज रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल तैयार करने में मदद मिलेगी। अगर ये होता है तो क्या करना है, वो होता है तो क्या करना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी भारत पर किसी भी तरह के हमले में कोई भी लूप होल नहीं बचेगा, चाहे वो साइबर हो या न्यूक्लियर, इसके अंडर सब कवर हो जाएगा। और ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यूएसए में इसे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इन सब के अलावा हम नेशनल साइबर वारफेयर एजेंसी को भी बना सकते हैं। भारत पर लगभग रोज 4000 से ज्यादा साइबर हमले होते हैं, कभी पावर ग्रिड, कभी डीआरडीओ और कभी तो इंडियन रेलवे पर अटैक होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए नेशनल साइबर फायरवॉल बनाई जानी चाहिए। साथ में हम एक रिटेलिएशन विंग भी बना सकते हैं, जिसमें सरकार ऐसे हैकर्स को नौकरी पर रखेगी जो हमारे देश पर हो रहे साइबर अटैक का बदला लेंगे। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब बात आती है कि इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता तो दी, लेकिन ये सब होगा कैसे? तो देखो जी, इन सब के लिए हमारी सरकार को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्लान पर काम करना पड़ेगा। आज की जरूरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाएं, ताकि हमारे बच्चे डिफेंस स्टार्टअप में काम करने का सपना देखें। सरकार को मिलिट्री R&D को ग्लैमरस और रिवॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। एक ऐसे कल्चर की शुरुआत करनी पड़ेगी जहां लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागे। 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक इंडियन
आर्म्ड फोर्सेस के टेक्नोलॉजी करिकुलम को आसान भाषा में बच्चों की पढ़ाई के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिसमें मिसाइल वर्किंग एनिमेशन, सैटेलाइट नेविगेशन, डीआरडीओ इन्वेंशन, साइबर वॉर, कन्वेंशनल वॉर और सिमुलेशन बेस्ड गेम से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को गेम खेलना पसंद है तो गेम के बहाने वो बहुत कुछ सीखेंगे। इन सारी चीजों से बच्चों में बचपन से ही डिफेंस इनोवेशन को लेकर रुचि जागेगी और हमारे बच्चे जेई और नीट को छोड़कर बाकी चीजों में करियर को तलाशना शुरू करेंगे, जिससे देश को ही फायदा होगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में डिफेंस इनोवेशन स्ट्रीम को ऐड करा जाना चाहिए, जिसमें डिफेंस से जुड़ा हुआ एआई सिस्टम, हाइपरसोनिक सिमुलेशन और प्रोपल्शन, रेडार सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑटोनोमस बैटलफील्ड रोबोटिक्स और साइबर वॉरफेयर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस में फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के रूप में डिफेंस प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है, जिसमें टॉप 10 प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट डीआरडीओ इंक्यूबेशन और 10 लाख का ग्रांट भी देना चाहिए। साथ में हम डिफेंस स्टार्टअप स्कूल प्रोग्राम को भी शुरू कर सकते हैं, जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिफेंस लैब होगी, जहां बच्चे ड्रोन्स, एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाएंगे। इसके साथ साथ टैलेंटेड बच्चों को इनाम देने के लिए डिफेंस स्कॉलरशिप की भी शुरुआत कर देनी चाहिए, यानी कोई बच्चा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। इसके अलावा मीडिया और ओटीटी कोलैबोरेशन के साथ डिफेंस इनोवेशन शोज की शुरुआत कर देनी चाहिए। आपने हिस्ट्री चैनल पर एक प्रोग्राम देखा होगा ओएमजी इंडिया, जिसमें हमारे देश में जो जुगाड़ू इंसान हैं, उन्होंने जो अपनी फील्ड में अलग अलग चीजें बनाई हैं, औरों से हटकर बनाई हैं, इन्वेंशन किया है या कोई मॉडिफिकेशन किया है, वो सारी चीजें हिस्ट्री चैनल पर दिखाई जाती थी। तो इसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म या नेशनल टीवी पर अगर कोई व्यक्ति डिफेंस से जुड़ी हुई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसे नेशन वाइड रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए। इससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा हम अपने साइंटिस्ट की बायोपिक्स बना सकते हैं कि वो कैसे स्ट्रगल से उठकर हमारे देश को नई नई ऊंचाइयों पर ले गए। हमें नेशन वाइड इनोवेट फॉर आर्म्ड फोर्सेस नाम के प्रोग्राम की शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें देश का हर नागरिक रियल मिलिट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग लगाएगा। मतलब जिसका भी इंटरेस्ट होगा वो तो लगाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसे कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनाम जरूर देना चाहिए। देखो, हम सभी को अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियरली बिठा लेनी चाहिए कि शक्ति ही सुरक्षा है। तो ये थी वो सारी चीजें जो मुझे आपसे कहनी थी। बाकी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन खुला है। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।